आर्टिलरी फायर जब गिरता है तो एकदम धरती हिलती है। बिना दुश्मन को देखे टारगेट एरिया के ऊपर शेलिंग करना ताकि बहुत सारा दुश्मन जो है बर्बाद हो जाए। अगर आप एक आर्टिलरी ऑफिसर हैं आप तब भी मरून पहन सकते हैं। इन्होंने क्या किया, रॉकेट्स बनाए और रॉकेट्स के आगे तलवारें इन्होंने फिट कर दी। तो इस तरह एक मल्टीपल ट्यूब होती थी जिसके अंदर तकरीबन 20 रॉकेट फिट होते थे तलवारों के साथ, और उनके पीछे आग लगाई जाती और वो एक एक करके लॉन्च होते और दुश्मन के ऊपर जाके गिरते जहाँ पे दुश्मन की इन्फेंट्री फॉर्मेशन होती थी। नो आई एम सॉरी, आप लोगों का 3 महीने का प्रोबेशन होगा। यू नीड टू क्लियर दोस बेसिक प्रोबेशन स्टैंडर्ड्स एंड देन ओनली यू गेट टू वेयर दैट मरून। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर। कि जितने बैटल ऑनर थिएटर ऑनर है उतने किसी भी रेजिमेंट के नहीं है पूरी इंडियन आर्मी के अंदर। लीव नो मैन बिहाइंड, लीव नो इक्विपमेंट बिहाइंड, लीव नो वेपन बिहाइंड। Jai Hind aspirants, I welcome you back to the unique series that is Know Your Army, and आज हमारा एपिसोड 3 है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। पहला एपिसोड हमने 17 पूना हॉर्स पे किया था, सेकंड एपिसोड सिख रेजिमेंट पे, एंड थर्ड जो हमारा एपिसोड है आप लोगों की यही डिमांड थी दैट आई शुड कवर द आर्टिलरी, एंड तो हेयर वी आर। अब बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कि दैट इन्फेंट्री के बारे में तो बहुत लोगों को पता होता है, पर आर्टिलरी के बारे में कहीं ना कहीं सुना होता है और बचपन में हमें एक फैसिनेशन होता है विद दैट, बड़ी बड़ी तोपें एंड मूवीज के अंदर हम लोग देखते हैं। बट लेकिन आर्टिलरी का फंक्शन क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, क्या इक्विपमेंट होते हैं, आर्टिलरी का आगे फर्दर डिवीजन वगैरह किस तरह है, तो आज हम उसके बारे में समझेंगे कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इंडियन आर्मी की एग्जैक्टली है क्या। तो शुरू करने से पहले हम चालू करेंगे इसके लोगों के साथ, जो बिकॉज आपको एसएसबी के अंदर ये पक्का पूछ लेंगे कि दैट कोई भी आप रेजिमेंट बोल रहे हैं, कोई भी आप बोल रहे हैं कि उसका लोगो डिस्क्राइब करिए। तो हम पहले आर्टिलरी का लोगो देखेंगे। तो ये है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का लोगो। ऊपर से चालू करेंगे, ऊपर है स्टार, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे इंडिया, सेंटर में यहाँ पे एक कैनन है। कैनन क्या, 1800s के अंदर जो आर्टिलरी यूज होती थी, ठीक है, जिसको तोप बोला जाता था, मेन तोप। इसमें आगे से एक राउंड मेटालिक बेसिकली एक बॉल इसके अंदर डाली जाती थी और पीछे मशाल से आग लगा के इसको फायर किया जाता था। आप लोगों ने जो इंडिपेंडेंस टाइम की जो मूवीज है, मतलब कि रिवोल्ट के आसपास, रिवोल्ट ऑफ 1857, रानी झांसी एंड वगैरह, उस पीरियड की अगर आपने कोई वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो उसमें इस टाइप की कैनन्स का यूज किया गया है। तो दिस डिनोट्स आर्टिलरी। नीचे यहां पे लिखा गया है इज्जत ओ इकबाल, ओके। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हर जगह पूरी शान और शौकत से, क्योंकि आर्टिलरी एक ऐसी आर्म है जिसने हर जंग, हर बैटल के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और एक किसी भी फौज का लड़ाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि अभिन्न अंग है। इसके बिना लड़ाई जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए इसको बोला जाता है द गॉड ऑफ वॉर। इन्फेंट्री को बोला जाता है क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड, आर्टिलरी को बोला जाता है गॉड ऑफ वॉर। एंड बल्कि बहुत सारे लेजेंड्स ने भी आर्टिलरी को अलग अलग कोट्स दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो कोट है वो दिया था नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट। ही सेड कि दैट गॉड्स आर विद दोज आर्मी हु गॉट द बिगेस्ट कैनन्स। भगवान उन फौजों के साथ है जिनके पास सबसे बड़ी तोपें हैं, और इंडियन आर्मी के पास तो भंडार है तोपों का, ठीक है। तो इसीलिए हमारे साथ ऊपर वाला हमेशा रहता है, ओके। तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का ओरिजिन, सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिलरी करता क्या है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमने जिस तरह मैंने आपको इन्फेंट्री का बताया, दैट इन्फेंट्री क्या है, दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई करती है, एकदम पास में जाके उनको मारना और जो जगह है उसको कैप्चर करना और उसको संभाल के रखना। आर्मर्ड का काम है कि इन्फेंट्री को फायर सपोर्ट देते हुए दुश्मन के बीच में से उनको रौंदते हुए निकल जाना। उनकी जो भी इंस्टॉलेशंस हैं, जो हैवी जहाँ पे हैवी इन्होंने वेपन्स वगैरह लगाए होते हैं, आर्मर्ड का वो काम होता है, जिसमें पूना हाउस में बताया। आर्टिलरी का काम होता है टू सपोर्ट द इन्फेंट्री एज वेल एज द आर्मर्ड, बिकॉज
इन्फेंट्री और आर्मर्ड जो है ये दुश्मन को देख सकते हैं, ये दुश्मन के विजुअल कांटेक्ट में रहते हैं। पर आर्टिलरी जो है आपकी, ये इसमें आपका मैथ्स काम आएगा। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आर्टिलरी की जो गन्स है वो फॉरवर्ड पोजीशन से 40 50 60 किलोमीटर पीछे होती हैं। ओके, इन्फेंट्री यूनिट्स के अंदर एक आपका होता है फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, एफओ। ओके, जो एक आर्टिलरी ऑफिसर होता है पर उसको अटैच किया जाता है इन्फेंट्री के साथ। उसका काम क्या होता है कि दैट जैसे ही इन्फेंट्री दुश्मन के नजदीक आती है, वो मैप के ऊपर दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशंस को नोट डाउन करता है। उस मैप की पूरी इंफॉर्मेशन पीछे जहां पे गन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। कैलकुलेशन होती है कितना एंगल, लेफ्ट राइट अप डाउन, कौन से टाइप का एम्यूनिशन लोड किया जाता है, एंड जो आगे एफओ ने कोऑर्डिनेट्स भेजे थे उसके ऊपर गिराया जाता है। तो पीछे जहां पे गन्स हैं वो दुश्मन को नहीं देख सकते। तो एफएओ जो एक आर्टिलरी ऑब्जर्वर है जो इन्फेंट्री के साथ अटैच है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया था, अगर आप लोगों ने एलओसी कारगिल देखी हो तो उसके अंदर जब 17 जाट रेजिमेंट पिंपल कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करती है तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा सीन दिखाया है कि दैट ये जब चार्ज कर रहे होते हैं एक जगह हॉल्ट करते हैं, और जो उनके कंपनी कमांडर होते हैं मेजर दीपक रामपाल, ही आस्क्स पी दैट वेयर आर द बोफोस। तो वो आगे मैप के ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट पीछे देते हैं, पहले एक गन फायर करती है, सेकंड गन फायर करती है, वो टारगेट पे हिट होता है, देन पूरी बैटरी ओपन हो जाती है और दुश्मन को बर्बाद करती है। तो आर्टिलरी का ये काम होता है कि दैट बिना दुश्मन को देखे टारगेट एरिया के ऊपर शेलिंग करना, ताकि बहुत सारा दुश्मन जो है बर्बाद हो जाए, उसका मोराल डाउन हो जाए। बिकॉज आर्टिलरी फायर जब गिरता है तो एकदम धरती हिलती है। और ये मैं मजाक मजाक में या एक स्टेटमेंट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। आर्टिलरी फायर हमने देखी है देवलाली के अंदर, एंड लिटरली इस तरह अगर 20 किलोमीटर दूर भी अगर आर्टिलरी फायर अगर गिर रहा है तो आपकी घर की खिड़कियां जो होंगी ना वो एकदम वाइब्रेट कर रही होंगी। ये इतना जबरदस्त फायर होता है। और अगर 300 100 200 कैनन्स अगर एक साथ फायर कर रही हैं, इट्स थिंग टू वॉच। ओके, सो आर्टिलरी का अब आपको काम समझ आया। तो एक बार आर्टिलरी पूरा टारगेट एरिया साफ करती है, इन्फेंट्री के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, अब आर्टिलरी की सबसे पहले शुरुआत हुई 1526 में। कहां पे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ओके, इन मिडिवल हिस्ट्री। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नाउ व्हाट हैड हैपेंड, इब्राहिम लोदी के पास थे हाथी और घोड़े, स्पेशली हाथी उसके पास बहुत ज्यादा थे। और मैंने आप लोगों को पूना हॉर्स वाली वीडियो में क्या बताया था, दैट पहले कैवलरी होती थी जिसको बाद में आर्मर्ड कोर बनाया गया। तो आप समझ लिए इट वाज, उसके पास आर्मर्ड कोर बहुत अच्छा था और हेवी टैंक्स टाइप, तो हाथी थे उसके पास। बाबर को यह पता लगा कि दैट उसके पास हाथी हैं। इसने क्या किया, इसने तकरीबन 200 से 250 कैनन्स जो थी वो घोड़ों से और बैलों के अंदर खींच के पानीपत लेके आया। और व्हाट हैपेंड, जब ये दोनों आमने सामने भिड़ने लगे और इसकी कैवलरी ने, इब्राहिम लोदी की कैवलरी ने लॉन्च किया बाबर के ऊपर, बाबर ने अपने कैनन्स आर्टिलरी फायर की। अब आर्टिलरी जब फायर होती है ना बहुत ज्यादा आवाज होती है, तो इस आवाज से क्या हुआ, वो जो हाथी थे दे वर नॉट अकस्टम्ड, वो डर गए बहुत ज्यादा। तो उसकी जो कैवलरी थी, दुश्मन को रौंदने की बजाय, अब क्योंकि हाथी इतना ज्यादा डर गया, उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को रौंदना चालू कर दिया। बिकॉज इतने ज्यादा डर गए, उनको डिसोरिएंट हो गया, कहां जाना है, किस पे अटैक करना है, कुछ पता नहीं, बिकॉज हाथी को अपने जान की थी। तो इस तरह से बाबर को बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई और फर्स्ट टाइम इंडियन सॉइल पे आर्टिलरी का यूज किया गया। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिटन एग्जाम्स के अंदर भी आया हुआ है कि दैट फर्स्ट टाइम आर्टिलरी का यूज किसने किया, कहां किया? तो ये किया गया था बाबर की तरफ से, और कहां पे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो इस तरह आर्टिलरी इंडिया के अंदर आई। अब क्या हुआ कि दैट धीरे धीरे आर्टिलरी का ना यूज बाकी छोटे राजाओं और वगैरह इन सब को भी पता लगना चालू हुआ। ओके, एंड इसके अंदर आए महाराजा रंजीत सिंह एंड
ये है टीपू सुल्तान। इन्होंने अपने वर्जन की आर्टिलरी बनाना चालू किया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मॉडर्न डे के अंदर हमारे पास होते हैं एमबीआरएल। एमबीआरएल क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि दैट एक ट्रक टाइप का है, उसके पीछे ट्यूब्स लगी हुई और ट्यूब में से ना जुग 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 मल्टीपल रॉकेट्स फायर होते हैं एकदम बड़ी स्पीड से। तो उसका ही एक छोटा सा वर्जन जो था इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या किया? रॉकेट्स बनाए और रॉकेट्स के आगे तलवारें इन्होंने फिट कर दी। तो इस तरह एक मल्टीपल ट्यूब होती थी जिसके अंदर तकरीबन 20 रॉकेट फिट होते थे तलवारों के साथ, और उनके पीछे आग लगाई जाती और वो एक एक करके लॉन्च होते और दुश्मन के ऊपर जाके गिरते जहां पे दुश्मन की इन्फेंट्री फॉर्मेशन होती थी। तो इस तरह उस जमाने का एमबीआरएल फर्स्ट टाइम दुनिया में पहली बार इस तरह का कुछ बनाया गया, और ये हमारे ही थे महाराजा रंजीत सिंह एंड टीपू सुल्तान, दे क्रिएटेड दैट। बट मॉडर्न रेजिमेंट को शेप देना चालू किया, आर्टिलरी रेजिमेंट का जो आगे विस्तार था वो चालू किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ओके, विच वाज रेज ऑन 28 सितंबर 1827। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग्रेजों ने क्या किया था, 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। हर प्रेसिडेंसी के अंदर इन्होंने आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ओके। एंड वहां से धीरे 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 करते हुए द मॉडर्न हम जो देखते हैं इंडियन आर्मी की द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, इसका स्थापना हुआ। नाउ बहुत सारे हर ब्रिटिश आर्मी के अंडर खूब सारी हर वॉर के अंदर, हर वॉर भले ही वो मिडल ईस्ट के अंदर कैंपेन्स हो, अफ्रीका के अंदर कैंपेन्स हो, हर जगह आर्टिलरी ने पार्ट लिया। इसीलिए सर्वत्र इज्जतो इकबाल, ये मोटो, ये जो लाइन है ये वहीं से है अभी, हर जगह शान शौकत के साथ, ओके। बट 1935 के अंदर इंडियन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी बनाई गई, जिसको 1940 के अंदर रीनेम किया गया विद द वर्ड रॉयल, ओके। अब रॉयल इसलिए बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम चल रहा था, एंड आर्टिलरी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दैट इसके आगे रॉयल शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इसी दौरान पहले और एक लौते विक्टोरिया क्रॉस हवलदार उमराव, उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया क्योंकि उनका है ही वॉज फाइटिंग इन द ईस्टर्न सेक्टर, दैट इज बर्मा, जापानीज के अगेंस्ट, एंड वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव उनके ऊपर अटैक हो रहा था। उनके ही वॉज गन कमांडर, उनके अंडर एक तोप थी, उनकी तोप का जो पूरा क्रू था वो जापानीज के वेव ऑन स्लॉट के अंदर वो शहीद हो गया था, इनका पूरा एम्यूनिशन सब कुछ खत्म हो गया था, ओके। बट वो आखिरी लड़ते रहे, he had some wounds but he survived to an extent कि that जो गन रॉड होती है जिससे मतलब कि एम्यूनिशन को आगे गन के अंदर धकेला जाता है, ओके, उससे गुत्थम गुत्था की लड़ाई कर रहे थे जापानीज के साथ। एंड जब फाइनली उनकी अनकॉन्शियस वो मिले तो उनके आसपास 6 से 7 जापानीज मरे हुए मिले थे, एंड इस चीज के लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। 1947 के अंदर देन वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड रॉयल को ड्रॉप किया गया एंड इट बिकेम इंडियन आर्मी, ओके, एज अ सिंगल रेजिमेंट, दैट इज द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ओके। हियर यू कैन सी कि दैट ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ है, ओके। देन दिस इज 1962। अब 1962 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आर्टिलरी का आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को पैरा का बड़ा होता है ना, पैरा एसएफ, बट खाली पैरा एसएफ तक लिमिटेड नहीं है, आर्टिलरी के अंदर भी पैरा है। कैसे कर सकते हैं, क्या है उसका, आई कमेंट फर्दर। एंड दिस इज द लेजेंडरी बोफोर्स 155 mm, all right, and it is still in active service but they are slowly being replaced with the indigenization, that is हमारे जो इंडियन आर्टिलरी सिस्टम्स है having 155 mm कैलिबर, उनसे रिप्लेस किया जा रहा है। तो आप लोगों को जिस तरह बोला गया पैरा, अब
आप लोग हमेशा एस्पिरेंट्स को कहते हैं ना, पैरा पैरा एसएफ, पैरा एसएफ 9, पैरा एसएफ 1, पैरा एसएफ 21, पैरा एसएफ। बट पैरा एसएफ एक अलग कंपोनेंट है। अगर आप एक आर्टिलरी ऑफिसर हैं, आप तब भी मरून पहन सकते हैं। एंड यू कैन सी ओवर हेयर, सी दीज आर ऑल गनर्स। अब गनर्स क्या है? जो भी आर्टिलरी ऑफिसर, जो भी आर्टिलरी ओआर है, भले ही वो ड्राइवर हो, वो आगे ट्रिगर प्रेस कर रहा हो, एम्यूनिशन लोडर हो, कोई भी हो, ओके, दे आर नोन एज गनर्स। तो हेयर यू कैन सी द पैरागनर्स। अब आर्टिलरी के अंदर दो पैरा बटालियंस हैं, जिनको क्या बोला जाता है? 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट एंड 9 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट। दीज आर पार्ट ऑफ आर्टिलरी, बट दे आर पार्ट ऑफ द एयरबॉर्न फोर्सेस। अब इनका काम कैसे होता है? जब फुल स्केल वॉर चल रही होती है, तो इन रेजिमेंट्स को, पूरी की पूरी रेजिमेंट अलोंग विद देयर आर्टिलरी गन्स, इनको पैरा ड्रॉप किया जाएगा। आर्टिलरी गन को भी पैराशूट के साथ नीचे उतारा जाता है। ओके, दुश्मन के इलाके के अंदर, वहां पे बिहाइंड एनिमी लाइंस इस गन को सेटअप किया जाता है। और जो आगे हमारी एयरबॉर्न इन्फेंट्री है, पहले एयरबॉर्न इन्फेंट्री होती थी, अब इन सबको कन्वर्ट करके सबको ही एसएफ कर दिया गया है। तो आगे जो हमारी एयरबॉर्न इन्फेंट्री होती थी, उसको सपोर्ट देने के लिए ये रहते थे। ओके, दैट इज द रीजन 50th इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड है। पैराशूट रेजिमेंट को जब मैं डिटेल में कवर करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि दैट ये पैरा ब्रिगेड क्या है, उसका अभिन्न अंग है। दैट इज द 7 पैरा फील्ड रेजिमेंट, तो 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट। एंड तो अगर आप आरटी ऑफिसर बनते हैं, यू स्टिल हैव दैट जोश एंड जुनून कि नहीं, आई वांट टू वेयर दैट मरून, तो आप दोनों कर सकते हैं। दैट इज, यू कैन बी अ पैरा ट्रूपर एज वेल एज यू कैन बी एन आरटी ऑफिसर बाय ज्वाइनिंग एनी ऑफ। और हाँ, प्रोबेशन इनका भी होगा। तो अगर आपको लग रहा है मजाक में भी, नहीं यार ऐसो का बड़े आराम से मरून मिल जाएगा, नो, आई एम सॉरी, आप लोगों का 3 महीने का प्रोबेशन होगा। यू नीड टू क्लियर दोस बेसिक प्रोबेशन स्टैंडर्ड्स एंड देन ओनली यू गेट टू वेयर दैट मरून, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर। ओके, नाउ इनकी भी एक ना बड़ी अच्छी कहानी है। दैट इज 62 इंडो चाइना वॉर के टाइम पे 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट की गन्स जो थी, वो एयर ड्रॉप की गई थी। बट ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस व्हाट हैपेंड, दोस गन्स वेर लॉस्ट। ओके, वो कहीं बर्फ पहाड़ों के अंदर रह गई। इन्फेंट्री के अंदर बोला जाता है नाम, नमक एंड निशान। बल्कि खाली इन्फेंट्री नहीं, पूरी फौज के लिए नाम, नमक, निशान बोला जाता है। ठीक है, नाम पलटन का नाम, ठीक है, नमक यू आर ऑलरेडी अवेयर। अब निशान, निशान क्या है? कलर्स। हर इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर क्या होता है, जब वो मार्च करते थे पुराने जमाने में, बल्कि अभी क्वार्टर गार्ड जाएंगे तो वहां पे कलर्स रखे होते हैं। बेसिकली आपका चिन्ह, ओके, द बिग फ्लैग, उसमें आपके रेजिमेंटल कलर्स उसको बोला जाता है। तो वो बहुत मैटर करता है। तो पहले क्या होता था, अगर दुश्मन ने अगर आपके कलर्स कैप्चर कर लिए, तो यानी कि वो आप जंग हार गए। या फिर अगर आपने दुश्मन के कलर्स कैप्चर कर लिए, तो दुश्मन हारा, इस तरह माना जाता था। तो अभी भी सेरेमोनियल पर्पस के लिए ये रखा जाता है। आर्टिलरी के अंदर जो आपके कलर्स हैं या जो निशान है, वो क्या माना जाता है? दैट इज द गन्स। द गन्स आर द निशान इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। लाइक टू एन एक्सटेंट, जिस इन्फेंट्री वाला उस निशान के लिए अपनी जान देगा, वैसे ही आर्टिलरी के अंदर एक गनर अपनी गन के लिए पूरी रखवाली करेगा, उसकी देखभाल करेगा, और इफ रिक्वायर्ड अपनी जान भी देगा। बिकॉज एक गन के बिना एक गनर कुछ नहीं है। Now coming back, what had happened? So these 4 guns which were para dropped, they were lost. But हम इस तरह कोई भी चीज, इंडियन आर्मी का बोला जाता है ना, लीव नो वन बिहाइंड, तो एक गनर अपनी गन कैसे पीछे छोड़ देगा? तो 1991 के अंदर 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट ने एक एक्सपेडिशन प्लान किया। दे वेंट टू दोस लोकेशंस जहां पे गन ड्रॉप हुए थे, उन गन्स को ढूंढा, उनको डिसमेंटल किया, और मैन पैक करके अलग अलग पीसेस के अंदर उसको रोड हेड तक लाया गया, जहां पे इनको वापस जोड़ा गया एंड ट्रक्स के अंदर लोड करके वापस लाया गया। आज की डेट में एक गन जो है 17 पैराफील्ड रेजिमेंट के अपने पर्सनल जो उनका म्यूजियम है उसके अंदर है। एंड सेकंड जो है दैट इज इन दी देवलाली, जहां पे आरटी सेंटर है, दैट इज स्कूल ऑफ आर्टिलरी, वहां पे आपको ये सेकंड गन देखने को मिलेगी। सो द थिंग इज, लीव नो मैन बिहाइंड,
leave no equipment behind, leave no weapon behind. अब आर्टिलरी के अंदर आपकी जो टाइप्स ऑफ रेजिमेंट है, ठीक है, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड. तो सबसे पहला आता है आपका लाइट रेजिमेंट, फिर आता है फील्ड रेजिमेंट, फिर आता है मीडियम रेजिमेंट, मिसाइल रेजिमेंट, रॉकेट रेजिमेंट और साटा बैटरी. लाइट एंड फील्ड रेजिमेंट, इनके पास थोड़ी हल्की गन्स होती हैं विच आर मच मोर इजी टू मोबिलाइज. ओके, जिस तरह 17 पैरा फील्ड, 9 पैरा फील्ड है, इनके पास 105 कैलिबर वाली अपनी गन्स होती है, इंडियन लाइट फील्ड गन. तो दे वर देयर. मीडियम रेजिमेंट अगेन दिस आर मच हायर कैलिबर, जिस तरह आपके बोफोस हो गए, ओके, 155 कैलिबर वाले. आज की डेट के अंदर थोड़ा सा है, बट पहले किस बेसिस पे किया गया था मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, आज की डेट में यू कैन फाइंड दोस 155 इन द फील्ड रेजिमेंट एज वेल. देन कम्स योर मिसाइल रेजिमेंट. अब मिसाइल क्या है, जिस तरह आपके स्मर्ज हो गए, आपके MBRL हो गए. सो ये आपकी जो सारी मिसाइल्स हैं, आपके ब्रह्मोस मिसाइल जो है दैट कम्स अंडर दिस. आपकी एंटी टैंक मिसाइल जो है दैट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, दे ऑल कम इनटू द मिसाइल रेजिमेंट. और फिर आपकी आती है रॉकेट रेजिमेंट. रॉकेट रेजिमेंट के अंदर आपके MBRLs, आपका स्मर्च, सो all these equipment they come under the rocket regiment. Now comes the most interesting part, which is the modern warfare का phase, that is the SATA batteries. अब SATA battery क्या है, सबसे पहले full form. SATA stands for surveillance and target acquisition. आपको लग रहा होगा surveillance and target acquisition, तो बेसिकली इंडियन आर्मी के जो आप देखते हैं ना, जो बड़े बड़े ड्रोन्स है लाइक हेरॉन जो हमने इजराइल से लिया है, एंड ऑल द बिग ड्रोन्स, नॉट छोटे छोटे नहीं, जो लॉइटरिंग एमिनेशन वाले नहीं, ओके, द बिग वंस जो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं एंड उसके लिए पूरा क्रू चाहिए होता है उसको मेंटेन करने के लिए. MQ-9 प्रेडेटर, दैट इज अनदर एग्जांपल. तो ये सारे जो ड्रोन्स हैं, ओके, दीज आर बेसिकली टू डू द सर्वेलेंस ऑफ द टारगेट, दुश्मन पे नजर रखना ऊंचाई से विदाउट बीइंग डिटेक्टेड. ओके, अब MQ-9 प्रेडेटर और रीपर जो है उसके अंदर तो आपकी ATGM एंटी टैंक मिसाइल्स भी आपकी लगी रहती है, तो यू कैन इवन फायर द हेल फायर मिसाइल्स एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट्स. दैट कैपेबिलिटी इज आल्सो देयर. ओके, बट मोटे मोटे तौर पे आपका जितना भी ड्रोन है वो सारा साटा बैटरी के अंदर आता है. अब साटा बैटरी आप डायरेक्टली तो नहीं ज्वाइन कर सकते. आप अगर एक बार आर्टिलरी आपको मिल जाती है, कोई भी एक रेजिमेंट मिलती है, ओके, उसके बाद आप वायोस के लिए जब देवलाली जाएंगे जहां पे RT सेंटर है, आपका 6 मंथ्स का वायोस कैप्सूल चल रहा होगा. इफ यू डू वेल देन यू कैन माइट इवन लेटर ऑप्ट फॉर साटा बैटरी इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑफ बीइंग अ ड्रोन पायलट एंड यू विल अंडरगो द ड्रोन कोर्स, एंड आपको एक अलग से ड्रोन विंग्स मिलते हैं विच यू पुट ऑन द यूनिफॉर्म विच डिनोट्स दैट यू आर अ सर्टिफाइड ड्रोन पायलट इन द इंडियन आर्मी एंड यू आर पार्ट ऑफ अ साटा बैटरी. Okay, battles and campaigns, more than 100 battle honors. आप एक आर्टिलरी है, जो आर्टिलरी में कमीशन होते हैं ऑफिसर्स, यू कैन सी द क्रॉस बेल्ट्स, इट इज फिल्ड विद थिएटर ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स. इन्होंने जितने बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर है, उतने किसी भी रेजिमेंट के नहीं है पूरी इंडियन आर्मी के अंदर. सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आर्टिलरी. ओके, शुरू कॉलोनियल एरा से, एंग्लो सिख वॉर्स, अफगान वॉर्स, 1857, वर्ल्ड वॉर 1 में गैलीपोली, ईस्ट अफ्रीका, मेसोपोटामिया, चैपल, कुट, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बिर हाकिम नॉर्थ अफ्रीका में, बर्मा कैंपेन, इटली, मिडिल ईस्ट. सो यू कैन सी फ्रॉम द कॉलोनियल एरा टू द वर्ल्ड वॉर 1 एंड द वर्ल्ड वॉर 2, एंड उसके बाद भी 47 के अंदर भले ही हमें पाकिस्तानी रेडर्स को वापस पुश बैक करना था, 47-48 में आर्टिलरी वॉज पिवटल, 62 में आर्टिलरी वॉज पिवटल, 65, 71, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन द कारगिल. कारगिल का तो खैर आर्टिलरी के अंदर इट वाज दैट ह्यूज, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बम्बार्टमेंट, इट वाज 1.5 मिलियन राउंड्स वर फायर्ड, 1.5 मिलियन, लाइक टू एन एक्सटेंट दैट वहां पे जो आर्टिलरी के जो जवान और ऑफिसर थे, दे आर हार्डली स्लीपिंग फॉर 2-3 आवर्स, राउंड आफ्टर राउंड आफ्टर राउंड, द मेन एंड द मशीन दे वर वर्किंग एट देयर एब्सोल्यूट लिमिट, एंड लाइक उनके हाथों पे छाले पड़ गए थे उस -10 -15 डिग्रीज के अंदर, एंड स्किन गेट्स पील्ड ऑफ.
और जब ठंडा होता है और हाथ में थोड़ा पसीना भी आएगा तो मेटल के साथ चिपक जाता है, तो इवन वो स्किन आपकी पूरी वहां से निकल जाती थी. इन स्पाइट ऑफ दैट, the artillery regiments, they performed so phenomenal, and that's the reason that in spite of having advantageous position by the Pakistani troops and infantry assaulting, हमारी इतनी कम casualty हुई. Infantry did its job to the absolute best, but RT ने infantry के like it said काम काफ़ी आसान किया था. And उसके लिए RT and infantry always work together. कोई भी हो, भले ही वो प्लेन्स हो, माउंटेन्स हो, स्पेशली माउंटेन्स हो जहां पे आप टैंक्स नहीं ले जा सकते, तो आर्टिलरी ही है जो आपको वहां पे सपोर्ट दे पाएगी. इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द आर्टिलरी, okay, and especially the role of artillery in the Kargil, can recommend one book. It's a phenomenal book, okay, which is this, The Artillery's Thunder, The Untold Kargil Story. आपने कारगिल की बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी इन विच बेसिकली इन्फेंट्री का काफ़ी ज़्यादा बताया गया है, आर्टिलरी का थोड़ा, बट लेकिन दिस बुक हैज़ द टोटल डिटेल्ड दैट आर्टिलरी ने कैसे किया, कब किया, क्या हुआ, एंड it's just amazing to read. And I'm sure that this book will inspire all the many of the aspirants here and give a keen interest towards the artillery. It's written by Major General Lakhvinder Singh. Okay, he was there in the at the Kargil sector, and he was part of the regiment of RT. So I would recommend, please do read this. Okay, but after your exams, ये नहीं हो कि मेन पढ़ाई छोड़ के तुम इसके पीछे पड़ गए हो. No, or maybe you can do is that सोने के पहले 4-5 पेज पढ़े and do read this. Okay. Post independence, like I said, 47, 48, 62, 71 Kargil, and over 2.5 लाख शेल फायर किए गए थे एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पे. अब एक और चीज आप लोग प्लीज समझिएगा, आप एक गोली फायर करते हैं तो वो ठीक है, वो आपकी 100-150 रुपए की है. आर्टिलरी का एक शेल जो होता है वो लाखों रुपए में होता है. तो आप एम्यूनिशन आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते कि आपने मन किया, हाँ गोला डाला एंड फायर कर दिया. नो, इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, एंड दैट्स द रीजन जब आपका वायोस होगा आपको पूरी कैलकुलेशन, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिजिक्स, विंड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, तो मैथ्स एंड फिजिक्स का बहुत क्रिटिकल रोल है. आप लोग जो भी अपना 11th 12th वगैरह के अंदर पढ़ रहे हैं ना, सारा कुछ, द न्यूटन्स लॉ एंड एवरीथिंग, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आप सब कुछ आपका प्रैक्टिकली यूज होगा व्हेन यू विल ज्वाइन आर्टिलरी. सो इन सब चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लीजिए अगर आप आर्टिलरी ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड यूज इट भी नहीं. अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो खाली रिटन क्लियर नहीं होगा, इट विल हेल्प मी इन माई वायोस कोर्स and I'll score a good grading. I'll become a good gunner. Awards and honors, more than 1,000 gallantry awards, 14 Victoria Crosses, 100 plus battle honors, theater honors, तो अनगिनत है. लेजेंडरी गनर्स कौन है? तो हमें पता है दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज्यादातर देखा गया इन्फेंट्री से ही आते हैं. ओके, बिकॉज इन्फेंट्री इज द लार्जेस्ट आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी, बट सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? दैट इज आर्टिलरी. एंड आर्टिलरी ने हमको 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं. कौन कौन? जनरल के सुंदर जी, जनरल एस एफ रॉड्रिगस, जनरल एस पद्मनाभन एंड जनरल दीपक कपूर. Now, around 2 years back, a major milestone was done. Women officers जो थी इंडियन आर्मी की, they could go into almost all the arms and services, but infantry, mechanized infantry, armored और artillery, इन 4 के अंदर women officers were not allowed. But then finally एक decision लिया गया and government approved the army proposal to induct women officers in artillery. And these 5 were the first ones who passed out from my alma mater, that is Officers Training Academy, Chennai. And they led the way. And that women can join artillery as a gunner. So all the girls who are aspiring to join armed forces and they are keen
on having a bit of action and serving in the front line and supporting and killing the enemy precisely. I think आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा if you guys can opt for RT. Okay, but हाँ competition बहुत ज़बरदस्त रहेगा, so you need to perform very well in the academy. Only when you are creme de la creme, then आप लोगों को RT मिलेगी. Okay, weapons and equipments. So these are the modern. अब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है बिकॉज बहुत सारी रेजिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू द रोल. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका टोड आर्टिलरी सिस्टम. टोड आर्टिलरी सिस्टम बेसिकली इज कि दैट गन जो है आपकी, जिस तरह यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस गन, इसको यहां पे पूरा वापस जोड़ के एक जो हमारे ट्रक होता है बेसिकली ALS ढाइटन वगैरह, उसके अंदर इसको पीछे बांध दिया जाता है और इसको टो किया जाता है. वो ट्रक इसको खींच के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है. So that's the reason it's known as towed artillery system. सेकेंड आपका होता है जो ट्रैक के ऊपर है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, ये जिस तरह K9 वज्रा है. ओके, इसके अंदर आपका ट्रैक सिस्टम है जिस तरह टैंक्स में होता है. सो ये अपने आप मूव करता है, इसको एक्सटर्नल ट्रक वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. ये एक फायर करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है. बट टोड आरटी सिस्टम का यही प्रॉब्लम होता है दैट इफ यू आर डिटेक्टेड देन आपको इमीडिएटली वहां पे इसको डिसमेंटल करना है, ट्रक पे लादना है और वहां से मूव करना है. तो इट टेक्स मोर टाइम. सो वी हैव धनुष विद 155 mm. ओके, M777 अगेन 155 mm, FH-77 howitzer 155 mm, Sharang 155 mm, Indian field gun, light field guns 105 mm and M46, ये रशियन ओरिजिन की है बट इनको धीरे धीरे फेस आउट किया जा रहा है. दैट इज योर 130 mm. Now over here you can see that majority जो इक्विपमेंट है वो हमारा 155 mm है. ये इसीलिए किया जा रहा है, इसको हम अगर बहुत सारी गन्स हैं, हर गन की एक अपनी अपनी रेंज होती है, बट ये डिसाइड किया गया अगर सबका एम्यूनिशन कैलिबर अगर सेम रहेगा तो इट विल मच मोर इजियर लॉजिस्टिक्स वाइज. अदरवाइज आपको अलग अलग टाइप का एम्यूनिशन मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग एसओपी बनानी पड़ेगी, तो इट बिकम्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर. तो उस चक्कर के अंदर हमने आज की डेट में मैक्सिमम हमारी जो आरटी गन्स हैं दीज आर नोन एज 155 mm. एक चीज आप याद रखिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं गन. जो आप AK-47 देखते हैं, आप इंसास देखते हैं, दीज आर योर राइफल्स. देन छोटे छोटे आपने जो स्टेन गन वगैरह देखी होगी, दीज आर योर कार्बाइंस. ओके, इनको गन नहीं बोला जाता. फौज के अंदर जब गन बोला जाता है ना तो इट इज हाई कैलिबर. यहाँ तो वो आरटी गन होगी या फिर टैंक के आगे जो मेन जो बड़ा वाला जो आगे देखते हो ना रॉड, दैट इज 120 mm. दैट इज नोन एज 120 mm स्मूथ बोर गन. तो गन का अलग कंसेप्ट है. तो अगर आप बोल देंगे इंसास गन, नो प्लीज, दैट इज इंसास राइफल. व्हेन यू से गन, दिस आर द गन्स. देन कम्स योर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी. इसके अंदर आपका K9 वज्रा है. देन DRDO का माउंटेन गन सिस्टम है, इसको अभी डेवलप किया जा रहा है, ये भी 155 mm है. ओके, K9 वज्रा भी 155 mm है, प्लीज नोट. ओके, नेक्स्ट कम्स आवर रॉकेट एंड मिसाइल सिस्टम्स. इसके अंदर आपका पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जो अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया हो तो जब अजरबैजान वाला वहां पे जब चल रहा था आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, तो उसके अंदर हमने आर्मेनियन फोर्सेस को पिनाका रॉकेट सिस्टम ही दिया था. और ये कितना कैलिबर है? दिस इज योर 214. okay, MBRL, which I've already explained, multi-barrel rocket launcher. Then Smerch, that is your 300 millimeter MBRL. Then BM-21 Grad, this is 122 mm, again MBRL system. MBRL का आप ये देख सकते हैं. Okay, this is your Smerch, all right, and this is your Pinaka rocket system. This is BM-21 Grad, this is K9 Vajra, this is FH-77 Howitzer, all right. फ्यूचर ऑफ आर्टिलरी, मेरे को आई थिंक अब बोलने की भी जरूरत नहीं है. आर्टिलरी विल कीप ऑन ग्रोइंग. इतना डाइवर्स इक्विपमेंट प्रोफाइल है एंड इतने सारे चैलेंजेस हैं, एंड गॉड ऑफ वॉर का तो नाम है ही है. ओके, सो प्लीज अगर आपका आर्टिलरी के अंदर इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. अगर नहीं भी है, अगर स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो आप ये पूरी सीरीज देख सकते हैं, पीरियड इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, and then you can get your whatever आपको ज़्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है, and then you can take a call. बाकी तो आप लोग जब अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज जाएंगे, वेदर इट इज OTH नहीं और IIM है, तो आपके फंड है तो वहाँ पे क्लियर हो ही जाएंगे. ओके,
यही था हमारा आज का आर्टिलरी के ऊपर. एंड आई विल कम बैक सून विद अनदर रेजिमेंट एंड मोर कहानियाँ. आई विल ऑल्सो कवर the respective academies as well. And in case you want us to cover anything specific according to your test, इसके अंदर आपको knowledge जानना चाहते हैं, तो please do comment down below and we'll surely cover that. So till then, take care, study hard, fight hard and run hard. All right, जय हिंद. अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम. यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z. तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का. अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट.